क्या आरएसएस बीजेपी का नहीं दे रही साथ? दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के नए और पुराने मंत्रियों के बीच सामंजस्य स्थापित होने और भाजपा द्वारा अपने चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा शुरू करने के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी में बेचैनी की भावना पैदा होने की संभावना है और इसका कारण विपक्ष नहीं बल्कि घर के बहुत करीब की कोई चीज है, वो है आरएसएस। इस सप्ताह आरएसएस नेतृत्व ने 2 बार भाजपा के बारे में तीखी टिप्पणी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और जिस तरह से चुनाव लड़े गए उसकी आलोचना की थी। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। उसके बाद वरिष्ठ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, जो लोग भगवान राम की पूजा करते थे लेकिन अहंकारी हो गए, वे 241 पर ही सिमट गए। यह स्पष्ट रूप से भाजपा का संदर्भ था, जिसने 240 लोकसभा सीटें जीती। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जैसा बताया जा रहा है कि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा गया है कि वे उसके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन इस सब के बीच यह भावना है कि संघ और भाजपा के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं है, कम से कम उतना नहीं जितना वे चाहते हैं। जैसा कि इस सप्ताह की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख की टिप्पणियों के बाद एक सूत्र ने बताया कि इस तरह की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि संघ और पार्टी के बीच संचार में समस्या। भागवत जी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से भाजपा नेताओं की आलोचना करते हैं। भाजपा नेताओं के शुरुआती आकलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। इनमें से एक है खराब चुनाव प्रबंधन, जो भाजपा के प्रसिद्ध चुनावी रथ की आश्चर्यजनक विफलता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी आई और बदले में भाजपा की अपने मतदाताओं को संगठित करने की क्षमता पर असर पड़ा है। जैसा कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने समझाया है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से एक यह है कि जब भ्रष्टाचार विरोधी और वंशवाद विरोधी राजनीति के 2 बड़े अभियान बिंदुओं की बात आई तो इसने गति खो दी, क्योंकि इसमें अजीत पवार जैसे नेताओं और जेडीएस और टीडीपी जैसी पार्टियों को शामिल किया गया था। यह कुछ ऐसा है कि जिसका उल्लेख
हाल ही में आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में हुआ है, जहां एक लंबे समय से संघ के सदस्य ने लिखा है कि कैसे पवार के साथ गठबंधन करने से भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और यह बस एक और बिना किसी अंतर वाली पार्टी बनकर रह गई। फिर यूपी में आंतरिक तोड़फोड़ और आंतरिक मतभेदों के आरोपों का मामला सामने आ रहा है, जैसा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम के बीच सार्वजनिक वाकयुद्ध से स्पष्ट होता है। अपने कैडर अनुशासन के लिए जाने जाने वाली पार्टी के लिए यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इन सब से परे भाजपा अपनी चुनावी समीक्षा शुरू करने जा रही है, इसलिए उसे यह ध्यान में रखना होगा कि उसके सभी कार्यकर्ता और समर्थक, जिसमें संघ के कुछ वर्ग भी शामिल हैं, इस बात से खुश नहीं है कि हालात क्या रहे हैं और उसे इस वर्ष के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी मुद्दों को सुलझाना होगा। ऐसे खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भागवत से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ज्वलंत प्रश्न यह है कि आने वाले दिनों में यह सब कैसे आकार लेगा, सत्तारूढ़ पार्टी अपनी दिशा कैसे सुधारेगी और आरएसएस को इस बारे में और क्या कहना बाकी है। ऐसे में विपक्ष में इन दिनों क्या हो रहा है। इस बीच 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र फिर से शुरू होने में बस एक सप्ताह से ज्यादा का समय रह गया है। ऐसे में विपक्षी भारतीय गठबंधन कहां होगा, यह भी सवालों में से एक होगा। अभी तक इस बारे में ज्यादा स्पष्टता नहीं है। गठबंधन में आखिरी बार 5 जून को दिल्ली में अपनी बड़ी बैठक की थी, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद हुई थी। कांग्रेस और सपा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे यूपी में गठबंधन जारी रखने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप और कांग्रेस, जिनका लोकसभा चुनाव में केवल दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में गठबंधन था, शायद इस पर एक मत हो। हरियाणा में लोकसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है, जबकि दिल्ली में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होंगे। आने वाले दिनों में विपक्षी खेमे में क्या स्थिति बनती है, क्या वे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ एक सुसंगत मोर्चा पेश कर सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी।